नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस में। और अपन अंतिम प्रहार करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा पर। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों हेतु एक महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम चर्चा कर रहे हैं जैव प्रक्रम के बारे में। और आपको पता है जैव प्रक्रम से संबंधित 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। कुछ क्वेश्चन जो कि कुछ क्वेश्चन जो कि शेष बचे हुए हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इस प्रकार आज ये जैव प्रक्रम का जो वीडियो होगा वो अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने मित्र, आपके जो साथी हैं जो कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में इस साल बैठने वाले हैं, तो उनके पास इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप यकीन मानिए आपको परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप अपना एक रजिस्टर और पेन लें और उसमें इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम से पहले आप इसका क्विक रिवीजन कर पाएंगे और जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। जैव प्रक्रम जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ते हैं, तो पहले अपन थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। फिर बचे हुए जो भी प्रश्न हैं हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी शरीर है, जो हमारी बॉडी है, हमारे शरीर में हमें कई सारे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से। ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। तो हमें ऊर्जा लेने के लिए भोजन करना होता है। और भोजन करते हैं तो उस भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलेगी, इसका मतलब यह होगा कि हम जो पदार्थ खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, प्रोटीन खाई, वसा खाया, है ना, और पानी पीते हैं, इस तरीके से विटामिन लेते हैं। तो इस तरीके से वो सारा का सारा जो पदार्थ अपन जो कंज्यूम करते हैं, जिसे हम खाते हैं, जिसे अपन भोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसका पाचन होगा। और पाचन कहाँ होता है? तो आपका आंसर आएगा कि ये पाचन तंत्र इसमें इन्वॉल्व होगा। तो एक तो हमें ये पाचन तंत्र पढ़ना है पहले नंबर पर। ठीक है, और जो भोजन है ये एक्चुअल में पोषण से संबंधित है। और मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में ये बता दिया था कि पोषण जो होता है, पोषण के आधार पर हमने जीवों को 2 भागों में बांटा था। एक स्वपोषी थे और एक विषमपोषी थे। ठीक है, अब सुनिए, भोजन खाया, पाचन तंत्र के अंदर भोजन गया और भोजन का पाचन हुआ। भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। ठीक है, पाचन के बाद भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। तो भोजन अब अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा। और अवशोषण के बाद ये भोजन किस में मिल जाएगा? तो आपका आंसर आएगा कि ये जो भोजन है वो हमारे ब्लड में चला जाएगा, रुधिर में, हमारे ब्लड में जाएगा। इसका मतलब अब इस रुधिर के द्वारा इस भोजन को हर एक शरीर की कोशिका तक पहुंचाना आवश्यक होगा। तो इसे पहुंचाने का काम रुधिर करता है और इस रुधिर को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है, हृदय करता है। इसका मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा एक और तंत्र जिसका नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए, सारे जो सिस्टम है हमारी बॉडी के वो एक दूसरे से इन्वॉल्व जुड़े हुए हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो सेपरेट काम करता हो। तो देखिए, एक नंबर पे हमें पाचन तंत्र पढ़ना है और हमें साथ में रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। ठीक है, अब कोई भी सेल काम करेगी, किसी भी सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। इसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? देखिए, जो पचित भोजन है जिसका अवशोषण हुआ है उसे रुधिर के द्वारा कोशिका तक पहुंचा दिया। मैंने इधर सेल बना दी है, सेल में आ गया। सेल के अंदर मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा।
वो ऑक्सीडेशन होगा तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन कहां से आएगी, तो हमें एक सिस्टम और पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे अपन श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। तो देखिए, ये श्वसन तंत्र क्या उपलब्ध करा देगा? ऑक्सीजन उपलब्ध करा देगा। किसको बाहर कर देगा? CO2 को बाहर करवाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 सिस्टम इन्वॉल्व हो गए। अब देखिए आगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर करना होगा, बॉडी से इनको बाहर करना होगा। तो शरीर से बाहर करने के लिए फिर एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और उस सिस्टम का नाम क्या होगा? उस सिस्टम का नाम होगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र है उस सिस्टम का नाम। तो देखिए, सारे के सारे सिस्टम जो जैव प्रक्रम में इन्वॉल्व हैं, ये सारे प्रक्रम हमारी बॉडी के एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये चीजें याद रखनी है। देखिए, बॉडी को, हमारे को ऊर्जा चाहिए सॉरी, ऊर्जा मिलती है हमें भोजन से। तो भोजन को पचाने के लिए हमारे बॉडी में एक पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र से भोजन का जब पाचन होता है तब उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब ये एब्जॉर्ब होता है तो ये रुधिर में मिलेगा। अब रुधिर में मिला तो जो हार्ट ब्लड है हमारा, उसको पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है। ठीक है, हार्ट करता है। तो इस वाले तंत्र को, जिसमें हृदय शामिल होता है, जिसमें ब्लड शामिल होता है और उसमें धमनी और शिराएं शामिल होती हैं, उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हो गया हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र। जैसे ही रुधिर इस पचित भोजन को सेल्स के पास पहुंचाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन आती है हमारी श्वसन तंत्र द्वारा, अर्थात हमें रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ना होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ना होगा। इसके बाद हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जो हम कार्य कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, उसके बाद हमारी जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं कुछ, बॉडी के अंदर कुछ बनते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। तो इन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए इसके लिए पाया जाता है हमारी बॉडी में एक और सिस्टम, जिसे एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसका नाम यूरिया है। उसका नाम क्या है? यूरिया है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 NH2CO NH2। ये यूरिया का क्या है? फॉर्मूला है। इस तरीके से हमें इस चैप्टर में ये सारे के सारे सिस्टम कवर अप करने वाले हैं अपन। ठीक है, इनसे संबंधित विशेष प्रश्नों पे अपन ने चर्चा कर ली है। देखिए, पहले नंबर पे हमको पढ़ना होता है पाचन तंत्र। ठीक है, फिर पढ़ना होता है हमें रुधिर परिसंचरण तंत्र, फिर पढ़ना होता है अपने को श्वसन तंत्र, और पढ़ना होता है अपने को उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, देखिए ये जो सिस्टम है, इसी प्रकार के सिस्टम प्लांट में भी होते हैं, लेकिन उनमें और हमारे सिस्टम के बीच में कुछ अंतर है। जैसे हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें हमारे नाक इन्वॉल्व होती है, लेकिन प्लांट में आपको इस तरीके की कोई संरचना नहीं मिलेगी। हमारे अंदर फेफड़े हैं, ट्रैकिया है, प्लांट में ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र के अंतर्गत जितने भी ऑर्गन्स, जैसे हमारा मुंह है ना, श्वास, और हमारी ईसोफेगस है, स्टोमक है, डुडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर है ना, इसी तरीके से पेंक्रियाज है। इस तरीके की व्यवस्था प्लांट के अंदर नहीं है, लेकिन उनका सिस्टम अलग है और हमारा सिस्टम अलग है, लेकिन सिस्टम उसके अंदर भी यही चलते हैं, है ना। प्लांट में भी पोषण पाया जाता है, वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। तो बच्चों, आपको इस तरीके से इन चीजों को समझना होगा, हर एक चीज को कोरिलेट करना होगा, तब आप उसे सही तरीके से समझ पाओगे और क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अपन ने पाचन तंत्र को अलग से पढ़ लिया और हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये पाचन तंत्र एक्चुअल में काम क्या कर रहा है और ये किसके साथ कोरिलेटेड है। तो आपको थोड़ा सा अपना पढ़ाई का तरीका
बदलना होगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इस अध्याय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में अपन अब चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लें और इसको मैं हटा देता हूं, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 की अगर अपन बात करते हैं, क्योंकि 90 तक क्वेश्चनों की चर्चा हम दूसरे पार्ट में कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब की प्लेलिस्ट में संदीपनी क्लासेस की 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ये तीसरा और अंतिम वीडियो है जय प्रक्रम का। आगे हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर पर। तो चलिए अब ये प्रश्न देख लेते हैं। ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो आपका आंसर आएगा नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? तो आपका आंसर आएगा 78%। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवयवों में बदल दिया जाता है, जैसे नाइट्रेट और अमोनिया। इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्लांट अवशोषित नहीं कर पाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको याद रखनी है 21 और कार्बन डाइऑक्साइड की याद रखनी है 0.03%। 0.03%। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? तो आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड की, प्लांट को। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, प्लांट जो बाहर बाई प्रोडक्ट के रूप में छोड़ता है? तो आंसर आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर प्लांट को रेस्पिरेशन करना हो तो अंदर कौन सी गैस जाएगी? ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा आप अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है और ये एनिमल है, मनुष्य मान लिया मैंने। अब देखो, मनुष्य जो रेस्पिरेशन करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? प्लांट लेता है। तो मैंने यहां लिखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें H2O, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि सर ये एक तो ग्लूकोज बना लेते हैं, प्लस ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ये जो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, इस ऑक्सीजन को कौन लेगा? तो एनिमल्स लेंगे। तो ये ऑक्सीजन को ले रहे हैं, बाहर क्या निकाल रहे हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात भैया ये होगी कि प्लांट को भी तो रेस्पिरेशन करना है, इसको भी तो श्वसन करना है। तो श्वसन करने के लिए प्लांट को किसकी जरूरत पड़ती है? आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन की। किसको ये बाहर निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस बना रहता है प्रकृति के बीच में। ठीक है, चलो, शरीर में पानी का अवशोषण कहां होता है? तो आपका आंसर आएगा बड़ी आंत में। ठीक है, और पूछे भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? तो आंसर आएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। और पानी का अवशोषण कहां होता है? अवशोषण कहां होता है? तो आपका आंसर आएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। ठीक है, आमाशय के अंदर जो भोजन है, भोजन इसका माध्यम कैसा होगा? तो आपका आंसर आएगा भोजन का माध्यम कैसा होता है? तो अम्लीय। और क्यों होता है? तो आंसर आएगा HCl के कारण। इसके कारण HCl के कारण। HCl क्या है? तो HCl एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आमाशय क्यों क्षतिग्रस्त नहीं होता है? तो आपका आंसर आएगा आमाशय में म्यूकस या श्लेष्मा की परत पाई जाती है जो HCl से आमाशय को डैमेज होने से बचाती है। ठीक है, आमाशय से आगे जब भोजन जाता है छोटी आंत में, तब भोजन का माध्यम कैसा होगा? तब भोजन का माध्यम कैसा होता है? तो आपका आंसर आएगा क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय होता है। क्यों होता है?
तो आपका आंसर आएगा क्षारीय माध्यम होने का कारण क्या है, तो आपका आंसर आएगा अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस, जो अग्नाशय से बाहर निकलता है। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं चैप्टर का, और क्योंकि इससे संबंधित डिटेल वीडियो भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और बाकी के क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको देख पाओगे। ठीक है, आप लोग ना विश्वास के साथ बस ईमानदारी से क्लास देखिए, नोट डाउन करिए, गारंटी है आपकी सफलता कम नहीं रहेगी, बाकी के स्टूडेंट का मुकाबला भी आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि अभी ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो मैंने क्लास लेना शुरू किया है, अभी नया नया अपना सेटअप है, नए वीडियो है, लेकिन कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको लगता है क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है आपका, तो आप चैट कर सकते हो, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो, आंसर मैं देने के लिए तत्पर रहूंगा। आपकी हर एक क्वेरी का समाधान यहाँ आपको मिलेगा, और जल्द ही हम आपके लिए निशुल्क शिक्षा के लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाले हैं। थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलता रहे तो हम वो काम भी आपके लिए करेंगे, क्योंकि इस YouTube प्लेटफॉर्म पर ये कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तो है, साथ में हम कंपटीशन की तैयारी के पर्पज से भी यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं। कंपटीशन वाली प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं जहां पर टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs PYQs के बारे में अपन ने चर्चा की हुई है। ठीक है, तो आप विश्वास के साथ पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ सीखने के लिए। आगे चलते हैं अपन। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम क्या है, तो आपको पता है ऊर्जा मुद्रा ATP को कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एडिनिन होती है उसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है या प्रकाश को अवशोषित करता है। तो जैसे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ये प्लांट के हरे भागों द्वारा अवशोषित होता है, और हरे भागों में अवशोषित करने का काम कौन करता है? तो आपका आंसर आएगा ये काम करता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो ये क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना। अब थोड़ा सा और अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसमें ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है आप बताइए? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, याद कर ले। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है? तो आपका आंसर आएगा सर ये कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से बनता है। आपसे पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? तो आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O पानी के द्वारा किसका निर्माण होगा? तो आपका आंसर आएगा कि पानी से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पानी का जब ऑक्सीडेशन होता है, फोटोलाइसिस होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये जब टूटता है तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन किससे बनेगी? तो आपका आंसर आएगा ये H2O पानी से बनती है। ठीक है, आगे देखिए, जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, तो पादप में संचित मतलब स्टोर भोज्य पदार्थ का नाम क्या है? संचित भोज्य पदार्थ का नाम बताइए। तो संचित भोज्य पदार्थ का नाम क्या है? तो आपका आंसर आएगा स्टार्च। क्या आंसर आएगा? स्टार्च आएगा। और जंतुओं में, अगर जंतुओं का पूछ ले तो जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ का नाम क्या होगा? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ग्लाइकोजन। क्या आंसर आएगा? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इनको सबको याद कर लें, इनको लिख लें अच्छे से। ठीक है, देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा अपन करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट का विखंडन कहां होता है? तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक एसिड का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो कितने एटीपी बनेंगे? कितने एटीपी बनेंगे? तो आंसर क्या आएगा? 38 एटीपी बनेंगे। कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी बनेंगे। पाइरुवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका विखंडन होता है तो हम इसी को क्या कहते हैं? इसे हम ऑक्सीश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और इस ऑक्सीश्वसन में टोटल स्टेप कितने चलने वाले हैं? तो आपका आंसर आएगा 3। पहले स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज टूटता है और पाइरुविक एसिड बनता है। दूसरा चक्र है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस। क्रेब्स चक्र और ईटीएस दोनों कहां होंगे? तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? तो आंसर आएगा साइटोप्लाज्म में या फिर कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल है, ठीक है, तो आप याद कर लो। नुकसान तो करने वाली है नहीं कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, कब्जी हो जाएगी। ज्यादा पढ़ोगे आपके फायदे की बात है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप कक्षा 11 में होंगे और कक्षा 11 में तो ये सारी चीजें हैं, तो ये वहां भी काम आने वाली हैं। ठीक है, आगे देखिए। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो विखंडन होता है इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अब पेपर में आ जाए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, तो आप सीधा सीधा वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल 2 एटीपी बनते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ईटीएस 3 स्टेप होंगे, जबकि अवायवीय श्वसन केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें, और वो भी कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, आगे देखें। पाइरुवेट, जो ग्लूकोज के विघटन से पाइरुविक एसिड बनता है, इस पाइरुविक एसिड का अगर इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका विघटन हो तो अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल एल्कोहल बनता है, जिसे कि अपन एथेनॉल भी कह रहे हैं, और जल, ये बनेंगे। ठीक है, यदि पाइरुविक एसिड का ऑक्सीजन के अभाव में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड बने और जल बने, ठीक है, तो देखिए 2 कंडीशन है। पाइरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण वहां होता है, जिससे हमें 38 एटीपी की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिले तो किण्वन की प्रक्रिया हो जाएगी, तब एथेनॉल और जल बनेगा। और यही पाइरुवेट मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की अभाव में, मांसपेशियों के अंदर ध्यान रखना है, मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन के अभाव में ये लैक्टिक एसिड बनाता है। तो ये वाली घटना तो एक प्रकार की किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन है, और ये प्रक्रिया होती है हमारी मांसपेशियों में। मांसपेशियों में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल चर्चा की है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगली बात देखिए, पाइरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद के रूप में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एक जल निकलता है। ठीक है, तो पाइरुविक जो एसिड है, पाइरुवेट है, अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तब CO2 और जल का निर्माण होता है। मांसपेशियों में पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है। किण्वन की प्रक्रिया में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुवेट से क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा या एथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य शरीर में कूपिका गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये कूपिका का मतलब ये वायु कूपिका, वायु कूपिका जो हमारे लंग्स में पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर में कितने लंग्स होंगे, तो आपका आंसर आएगा कि लंग्स की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है।
हमारे शरीर में लंग्स की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आएगा कि सर लंग्स की संख्या हमारी बॉडी में 2 होती है। एक, और ये इस तरीके से ट्रैकिया इनमें खुलती है जिसमें सी आकार के कार्टिलेज की छल्ले पाए जाते हैं। देखो ये आगे चलकर इस तरीके से डिवाइड होती हैं, इस तरीके से ये डिवाइड होती हैं, तो यहां इनके सिरों पर एल्वोलाई पाई जाती हैं। इन एल्वोलाई पर O2 और CO2 का विनिमय होता है, और मैं इस तरीके से एल्वोलाई बना दूं तो इस एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। यहां से इसमें ब्लड एंटर करता है तो ये ब्लड ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर ऐसे ये गया बाहर। तब क्या होगा? तब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकलती है इस तरीके से, है ना, और ऑक्सीजन इस ब्लड में मिल जाती है। तो देखिए ब्लड से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज एल्वोलाई पर इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हीमोग्लोबिन। और आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर आएगा RBC पर। रेड ब्लड सेल, RBC, लाल रुधिर कणिकाएं। सरीसृप जंतुओं में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 3 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। इसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, इस तरीके की व्यवस्था है, ठीक है। धमनियों की भित्ति कैसी होगी? क्योंकि धमनियों में ब्लड प्रेशर के साथ बहता है, इसलिए इनकी भित्ति एक तो मोटी होती है और लचीली होती है, और धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। इसका उल्टा कर देंगे तो वो सिरा की विशेषता हो जाएगी। तो धमनी सिरा में अगर अंतर आता है तो आप यहां से लिख पाओगे। आपको एक चीज और याद रखनी है, धमनियों के अंदर जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, इनके अंदर O2 युक्त ब्लड बहता है। और धमनियों का काम क्या है? तो ये हृदय से शरीर की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, और जो सिरा होती हैं वो इसका उल्टा काम हो जाएगा। सिरा शरीर से हृदय की तरफ ब्लड को लाती है और सिरा में CO2 वाला ब्लड बहता है, ठीक है। चलिए आगे। अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में जो प्लेटलेट्स हमारी होती हैं वो रक्त का थक्का जमाती हैं, अर्थात अनुरक्षण का कार्य करती हैं। अनुरक्षण का कार्य करती हैं। पादपों में जल का संवहन जाइलम करता है, मैंने आपको ट्रिक से बताया था, जल जाइलम। तो भोजन का फ्लोएम संवहन करता है, फ्लोएम फूड को लेके जाता है। फ्लोएम किसको लेके जा रहा है? फूड को लेके जाता है, ठीक है। अभी तक हमने ये इसके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब यहां अपन थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रक्रिया होती है जिसे अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और संश्लेषण का मतलब होता है बनना, तो यहां प्रकाश की उपस्थिति में बनता है प्लांट के अंदर भोजन। लेकिन ऐसे पादप जो भोजन बना लेते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी जीव कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर आएगा कि एक तो होते हैं हरे पादप, और होते हैं शैवाल, और एक जीव है जिसका नाम है युगलीना, और कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु बैक्टीरिया। ये अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, इसीलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। लेकिन दूसरी बात, कुछ पादप ऐसे हैं जो परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। और परजीवी वे होते हैं जो अपना जीवन यापन दूसरे जीव पर जीवन यापन दूसरे जीवित जीव पर करते हैं, दूसरे जीवित जीव पर करते हैं। तो ऐसे परजीवी जो पादप हैं उसका नाम आपको याद रखना है, और उसका नाम है कस्कुटा अमरवेल। क्या नाम है उसका?
अमरवेल है। ठीक है, तो ये अमरवेल एक्चुअल में है क्या? ये पादप है। आपको याद रखना है पादप स्वपोषी होते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसे पादप का नाम लिखिए जो परजीवी है, तो आपको आंसर देना है अमरवेल का। किसका नाम देना है? अमरवेल का। और भी पादप है लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें अमरवेल को याद रखना है। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। कुछ ऐसे परजीवी अगर जंतुओं के बारे में बात की जाए तो परजीवी जंतु, ठीक है, तो परजीवी जंतु इनकी कंडीशन दो हैं। एक अंतः परजीवी, अंतः परजीवी, और एक होते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। एक तो शरीर के अंदर रहते हो और एक शरीर के ऊपर रहते हो। शरीर के अंदर रहने वाले, शरीर के अंदर रहने वाले अंतः परजीवी, और शरीर के बाहर रहने वाले बाह्य परजीवी। जैसे बाह्य परजीवी का उदाहरण दें अपन तो जैसे जू, सिर में पड़ने वाले जुए बाह्य परजीवी का उदाहरण है। टिक्स होते हैं, टिक्स, है ना, टिस्सू है, किलनी है, ये बाह्य परजीवी के उदाहरण हैं। ठीक है, अंतः परजीवी के उदाहरण में आपको याद रखना है एस्केरिस, एस्केरिस, और याद रखना है आपको जैसे टीनिया, टीनिया, ये अंतः परजीवी हैं, अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर मिलते हैं। अंतः परजीवी ये शरीर के बाहर मिलते हैं, जैसे जू, टिक्स है, पशुओं पर मिलते हैं, पिस्सू है, कुत्ते में मिल जाते हैं, किलनी कुत्ते पर चिपके रहते हैं, आपने देखा होगा, ये कीड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से परजीवी के बारे में बात हो गई। तो ये देखिए ये स्वपोषी में आ गए, और जो परजीवी हैं ये विषमपोषी में आएंगे। विषमपोषी में एक जीव और होते हैं जिनको अपन कहते हैं मृतपोषी, मृतपोषी। देखो परजीवी में और मृतपोषी में अंतर क्या है? परजीवी पे होते हैं जो जीवित जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और मृतपोषी वो होते हैं जो मरे हुए से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है इसमें कवक, है ना, मशरूम, मोल्ड, ये मृतपोषी हैं। ठीक है, कैसे हैं ये? मृतपोषी हैं। एक प्रकार के जीव और हैं विषमपोषी में आते हैं जिन्हें होलोजोइक कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं, होलोजोइक, जिसमें ये सब कुछ खाने वाले, जैसे कि इसमें मनुष्य आ जाएगा, होलोजोइक में अमीबा आ जाएगा, तो ये होलोजोइक प्राणी है। ठीक है, होलोजोइक प्राणी है। ठीक है, तो अब देखिए विषमपोषी में परजीवी और मृतपोषी आपको स्पेशली याद रखने हैं। परजीवी जो जीवित जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है, और मृतपोषी मरे हुए से प्राप्त करता है भोजन अपना। परजीवी में एक प्राणी एक पादप अमरवेल, है ना, पादप भले ही है लेकिन वो स्वपोषी नहीं है अमरवेल, वो उसमें परजीवी में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, इस चैप्टर से संबंधित डायग्राम, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें वो आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर कुछ डायग्राम है। जैसे पहला डायग्राम अपन बना रहे हैं पत्ती की काट का डायग्राम, लीफ, लीफ का सेक्शन काटते हैं तो वो कैसा दिखता है। तो आपको याद रखना है पत्ती में कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए पत्ती में दो एपिडर्मिस होती हैं, एक होती है ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, इसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं। थोड़ा स्पीडली डायग्राम बना लें, है ना, और आप डायग्राम बनाना सीख भी लो साथ में। ठीक है, और एक होती है लोअर एपिडर्मिस, तो मैंने एक एपिडर्मिस इधर बना दी है, इसमें मैंने गैप छोड़ दिए हैं। गैप का मतलब पत्ती में स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्ती की एपिडर्मिस पर। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये ऊपरी बाह्य त्वचा है, ऊपरी बाह्य त्वचा, अपर एपिडर्मिस, और ये है निचली बाह्य त्वचा, निचली
बाह्य त्वचा, लोअर एपिडर्मिस, दोनों बाह्य त्वचा पर एक क्यूटिकल की मोम के जैसी बैक्सी लेयर पाई जाती है, बैक्सी लेयर पाई जाती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। यहां पर ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा, रंध्र, रंध्र, स्टोमेटा। पत्ती की निचली सतह पर रंध्र की संख्या ज्यादा होती है, ऊपरी सतह पर कम होती है। अगर लेकिन मोनोकोट का है लीफ तो दोनों पर बराबर स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऊपरी एपिडर्मिस के नीचे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन खंभ के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनको पेलिसेड टिश्यू कहते हैं, खंभ ऊतक कहते हैं। इस तरीके से, इस तरीके की कोशिकाएं हैं, तो अपन इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये खंभ के आकार की होती हैं, इन्हें खंभ ऊतक कहते हैं। और इनके बीच में ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं ऐसे, तो इनको हरित लवक कहते हैं, जो इसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? डायग्राम बनाना सीख लो, आपको डायग्राम एग्जाम में बनाने रहेंगे, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी कक्षा 10 में दिए गए डायग्राम है, मैं उसी तरीके से इनको ड्रॉ कर रहा हूं। इसके अलावा खंभ ऊतक के नीचे लूजली अरेंज्ड इस तरीके की कुछ कोशिकाएं होती हैं, इस तरीके से। इन कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो मैंने इस तरीके से इनमें बना दिया है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो देखिए इधर, ये कौन सा ऊतक है? ये पेलिसेड टिश्यू है, खंभ ऊतक। और ये, तो आपका आंसर आएगा कि ये है स्पंजी ऊतक, स्पंजी ऊतक। दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? पत्ती के बीच का भाग है ये, इसीलिए इन्हें पर्ण मध्योतक कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं, पर्ण मध्योतक कहते हैं। तो इस तरीके से पत्ती की काट अगर आपसे पूछी जाए तो आपको इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है। आप अपने रजिस्टर में इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब हम आगे डायग्राम देखते हैं एक और। ये स्टोमेटा का डायग्राम है, रंध्र का। ठीक है, रंध्र का डायग्राम। तो एक रंध्र में आपको याद रखना है, दो गार्ड सेल होती हैं, दो रक्षक कोशिका होती हैं, दो रक्षक कोशिका होती हैं। ठीक है, रक्षक कोशिकाओं में हरित लवक होता है, खुद का हरित लवक होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है, हरित लवक और केंद्रक उपस्थित होता है। अगली बात, रक्षक कोशिकाओं की जो बाहरी सतह है, बाहरी जो सतह है, बाहरी सतह ये पतली होती है, और रक्षक कोशिकाओं की जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत है या सतह है, वो होती है मोटी। ठीक है, इसकी वजह से रंध्र खुलते और बंद हो पाते हैं। ठीक है, रक्षक कोशिकाओं की अगर संख्या की बात आए तो रक्षक कोशिकाओं की संख्या होती है 2, और इनकी आकृति कैसी होती है, इनका शेप कैसा है? तो अगर द्विबीजपत्री पादप की अपन बात करें, डाइकोट प्लांट की द्विबीजपत्री पादप को अगर अपन देखें तो ये होती है किडनी के आकार की, किडनी के आकार की। और अगर एक बीजपत्री की बात करें, एक बीजपत्री मोनोकोट के अंदर ये होती हैं डंबल आकार, डंबल शेप, डंबल आकार, डंबल के आकार की होती हैं। ठीक है, एक रंध्र में दो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, एक रंध्र में सहायक कोशिका भी होती है। द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिका पाई जाती हैं। अभी अपन डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इनमें रंध्र छिद्र होता है, रंध्र छिद्र होता है, और ये सब मिलके स्टोमेटल अपर्चर बनाते हैं, रंध्र उपकरण बनाते हैं, जिसमें रंध्र छिद्र, द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं शामिल होती हैं। अब अपन बना लेते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए, किडनी शेप,
किडनी सेफ गार्ड सेल होती हैं जिनकी संख्याएं 2 होती हैं, तो मैंने 2 बनाई हैं। अंदर वाली भित्ति मोटी होती है, तो मैंने इस तरीके से इसको मोटा कर दिया है। ठीक है। द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो अपन ने इस तरीके से सहायक कोशिकाएं बना ली हैं। ठीक है, ये सहायक कोशिका हो गई। इनके बीच में यहां पर स्टोमेटल पोर होता है। अगर ये खुला हुआ है तो स्टोमेटा ओपन है, नहीं तो क्लोज होगा। इसमें केंद्रक पाया जाता है गार्ड सेल के अंदर। इसके अलावा इनमें हरित लवक होते हैं। ठीक है, हरित लवक होते हैं। हरित लवक मैंने बना दिए ये। अब इस सॉरी, इसका नामांकन करें तो इनको कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। इनको कहते हैं रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका। ये है रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र। ठीक है, ये है इसका केंद्रक और ये है हरित लवक। ये रंध्र खुला हुआ है, तो मैंने इधर लिखा खुला रंध्र, खुला रंध्र। आपको 2 बना के आने हैं एग्जाम में, एक बंद भी बनाना है, खुला भी बनाना है। अब बंद रंध्र बनाने के लिए आपको एक डायग्राम और ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको आप इस तरीके से बता पाओगे। देखो इस तरीके से, ये हो गया बंद रंध्र। तो इस तरीके से आपको 2 मैंने एक में ही क्लियर बता दिया है, आपको 2 बनाने पड़ेंगे, अलग अलग बनाने पड़ेंगे। खुला रंध्र अलग और बंद रंध्र अलग। तो इस तरीके से रंध्र से संबंधित ये सारी बातें यहां आ गई। अब ये रंध्र काम क्या करता है, तो रंध्र का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, रंध्र का कार्य क्या है, तो इसके कार्य 2 आपको याद रखने हैं। एक तो ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, मतलब विनिमय करता है। O2 और CO2 का विनिमय करता है। और दूसरा ट्रांसपायरेशन करता है, ट्रांसपायरेशन करता है। ट्रांसपायरेशन मतलब इससे पानी वाष्प बन के बाहर निकलता है। तो ये रंध्र के कार्य हैं 2, आपको इस तरीके से याद रखने हैं। कहां पाए जाते हैं रंध्र, तो रंध्र कहां पाए जाते हैं, तो आपको आंसर आएगा पत्ती की सतह पर। कहां पाए जाते हैं, पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको अपने पाचन तंत्र का डायग्राम भी याद रखना है, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिए। यहां से बक्कल कैविटी इस तरीके से, और आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां ये जो बक्कल कैविटी वो ऐसे जाएगी, ईसोफेगस, आगे चल के ये डायफ्राम को क्लियर अंदर जा, डायफ्राम को पार करेगी, और डायफ्राम से होते हुए ये किस में बदल जाएगी, आगे चल के ये आमाशय में। तो ये आमाशय बनाया मैंने ऐसे। ठीक है, जगह कम पड़ रही है तो इस डायग्राम को अपन इधर ड्रॉ कर लेते हैं, इधर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, आमाशय हो गया, ये छोटी आंत इस तरीके से, ये अपेंडिक्स, ये बड़ी आंत, और ये मलाशय, एनस। तो ये अपन ने डायग्राम बना लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपको ये एग्जाम में इस तरीके से बना के आना है। ठीक है, ये लो। अब इसमें अपन को और कुछ बनाना है, जैसे यहां पर एक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लिवर।
लीवर के पास ही आपको ड्रॉ करना है यहां पर ग्रीन कलर का इस तरीके से पित्ताशय, और आपको एक ड्रॉ करना है यहां पर एक और स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेंक्रियाज। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। तो नाम देखिए, ये इधर ये बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, ये आगे होंठ है, मुंह है, ये क्या है आपकी ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ईसोफेगस है ना। ये आमाशय, ग्रहणी, आंत का ही भाग है ये, छोटी आंत, ये बड़ी आंत, दोनों के लिए मैं आंत ऐसे लिख देता हूं। ये मलाशय, रेक्टम, एनस या गुदा, गुदा एनस, और ये अपेंडिक्स। तो आपने, और अब ये रेड कलर से यकृत या लीवर, और ये पित्ताशय, एक स्ट्रक्चर बची है जिसको कहते हैं अपन अग्नाशय। अग्नाशय आपको ये याद रखना है, अग्नाशय। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र से संबंधित डायग्राम है, आपको ये स्पेशली याद रखना है। एग्जाम में अगर आता है तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, लीवर और अग्नाशय से संबंधित वीडियो आपको संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, तो आप वहां से इनको देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसे ड्रॉ कर ले। एक डायग्राम आपको और याद रखना है, और वो डायग्राम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इस तरीके से ये कंठ, और यहां पर ये सी आकार के कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, ये दो भागों में बटेगी। आगे चल के हमारी जो ट्रेकिया है, श्वास नली है, और जो अपने अपनी तरफ के लंग्स में जाके ओपन होती है। इस तरीके से आपको एक ये डायग्राम भी याद रखना है। और लंग्स की संख्या होती है हमारे अंदर 2, तो मैंने 2 लंग्स बनाए। ये आगे चल के और इस तरीके से विभाजित होती रहती है, और ये एल्वुलाई पर जाके समाप्त होती है। तो मैंने इधर एल्वुलाई बना दी है, जहां पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के साथ। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी याद करना है। एल्वुलाई का काम है श्वसन के विनिमय की सतह को इंक्रीज करना। ठीक है, लंग्स के नीचे पाया जाता है डायफ्राम। डायफ्राम इस तरीके से, जो कि श्वसन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये श्वास नली है, श्वास नली है ये कंठ जहां से आवाज आ रही है, ये सी आकार के छल्ले जो कार्टिलेज के बने हैं, उपास्थि के बने हैं, उपास्थि से बने हैं, उपास्थीमय सी आकार के छल्ले। और ये हैं हमारे फेफड़े, और इनके चारों तरफ फुफ्फुस का आवरण होता है, प्लूरा पाया जाता है इस तरीके से, जो एयर टाइट चेंबर है इस तरीके से। ठीक है, और आपको इनके चारों तरफ यहां पर इस तरीके से पसलियां दिखती हैं। ठीक है, क्या दिखती हैं? पसलियां दिखती हैं। तो आप इस तरीके से इस डायग्राम को याद कर लें। और ये हमारे सीने में पाए जाते हैं लंग्स, संख्या होती है इनकी 2, है ना, सीना थोरैक्स, बच्च में या थोरैक्स में। ठीक है, यहां पर एक नोच होती है इसमें इस तरीके से, यहां पर हमारा हार्ट फिक्स रहता है, 4 चेंबर वाला हार्ट यहां पाया जाता है। ये श्वसन तंत्र से संबंधित डायग्राम है, ये पाचन तंत्र से संबंधित डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे फेफड़े हैं। अगर अपन ऐसे खड़े हो जाए तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड वाला फेफड़ा है ये। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं किडनी के बारे में। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित संरचना।
क्योंकि हर्ट्ज से संबंधित जो डायग्राम है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया है, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज उसको देख लें। ठीक है, हमारी जो किडनी है वो सेम के बीज के आकार की इस तरीके से होती हैं। ठीक है, सही नहीं आया डायग्राम, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो, किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना, जैसे मैंने टोपी लगा रखी है इस तरीके से टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड? अधिवृक्क ग्रंथि होती है। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई लेकर जाने वाली एक ट्यूब और एक इसमें से ब्लड की सप्लाई को बाहर लाने वाली ट्यूब और यहां से मूत्र को बाहर ले जाने वाली ट्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किडनी की है, आपको इस तरीके से याद रखनी है। हालांकि आपके सिलेबस में इस तरीके का डायग्राम नहीं है सॉरी, आपके सिलेबस में ये वाला डायग्राम है, तो आप इसको ज्यादा प्रीफर करें और इसको याद कर लें। तो ये दो किडनी मैंने बना दी हैं, इस किडनी में ब्लड लेकर आ रही है, मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ये धमनी है जो इसमें ब्लड को लेके आएगी और ये आगे इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, दूसरा, इसमें से ब्लड को बाहर ले जाने वाली एक ट्यूब और है, इसको अपन दूसरे कलर से बना रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें ब्लड जाएगा, ये। ठीक है, इसको मैं ऐसे घुमा के इसके अंदर एंटर करवा देता हूं इस तरीके से। अब यहां से यूरिया वाला जो मूत्र है वो ऐसे बाहर जाता है, तो एक ये ट्यूब मूत्रवाहिनी हमें बनानी है और ये मूत्रवाहिनी मूत्राशय के अंदर जाके खुलती हैं इस तरीके से। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है और आपके सिलेबस में यही डायग्राम दिया हुआ है। किडनी का स्पेशल डायग्राम इस तरीके का था, तो आप इसको किडनी को भी इस तरीके से देख लें। ये इस तरीके की होती हैं, ये संग्राहक नलिकाएं हैं जो इस तरीके से आके सारी मिक्स रहती हैं और यहां खुलती हैं। ये बीच का भाग पेल्विस है और यहां पर इसमें इस तरीके से वोमेन कैप्सूल है ना, पीसीटी, हेलने का लूप, डीसीटी, इस तरीके से फैले रहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बनाई है, ऐसी संख्या इनकी 10 से 12 लाख है, तो आपको वो याद रखना है। आपके सिलेबस में ये वाला डायग्राम है, तो आपको ये याद रखना है। ये है आपका वृक्क, ये है आपका मूत्रवाहिनी, ये है मूत्राशय, ये है धमनी, ये है सिरा। इस तरीके से आपको यही चीजें याद रखनी है। इसके ऊपर कैपनुमा स्ट्रक्चर वाली जो ग्लैंड पाई जाती है उसे कहते हैं, वृक्क के ऊपर है इसीलिए अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं इसे। तो ये आपके उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। तो हमने डायग्राम बना लिए, पाचन तंत्र का बना लिया है ना, श्वसन तंत्र का डायग्राम बना लिया, परिसंचरण तंत्र का, और ये उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र में एक नेफ्रॉन का डायग्राम भी है। ये नेफ्रॉन जो उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, इसका डायग्राम हमने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो जैव प्रक्रम का जो अध्याय है आपका ये कंप्लीट होता है। इसमें मैंने कोशिश करी है आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को देने की, और चैप्टर से संबंधित जो विशेष डायग्राम है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसी प्रकार से आपको और वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ जो बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष बैठने वाले हैं, उनको वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।